नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी, मेरे साथ सुशांत सरीन सर है। मुझे नहीं लगता सर आपके लिए किसी भी तरह की इंट्रोडक्शन की मुझे ज़रूरत है, स्पेशली जब वॉइसेस की बात की जाती है, इंडियन वॉइसेस की बात की जाती है बलूचिस्तान या पाकिस्तान पर। सर को आप लगातार देखते और सुनते आए हैं और बहुत ही सिर्फ इंसाइट्स ही नहीं, जिस तरीके से वो अपनी बात रखते हैं, वो भी उन्हें व्यूअर्स का फेवरेट बनाता है। तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद, इतने बिज़ी शेड्यूल से टाइम आपने आभार और टाइम देने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच अदिति, मेरे को आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। थैंक्स अ लॉट। सर सबसे पहले तो जो खबर हमारे पड़ोसी मुल्क जो कि भारत में मेरे ख्याल से सभी का फेवरेट मुल्क होगा, आज हाफिज सईद को ईदी देने की जो खबर आई है, वो जो उसके फाइनेंसर जो है उसको पहुंचाया है जहन्नुम में। और अब तो लोग ये मजाक में कह रहे हैं कि जो अननोन गनमैन है या अननोन मैन है, ये तो छुट्टी नहीं लेता है। ये एक डिबेट छिड़ी रहती है कि भाई छुट्टी के दिन काम नहीं करेंगे, ये तो छुट्टी के दिन भी काम कर रहा है। तो चलिए शुरुआत में सर मैं एक कमेंट आप ही का आपका चाह रही हूँ इसके ऊपर। देखिए अदिति, अब ये जो खबर आज आई है, अब ये जो देखिए, कोई भी आतंकवादी कहीं पे भी मारा जाए उसका तो स्वागत करना चाहिए। तो ये एक लिहाज से हमारी ईदी हो गई है। किसी और की हुई है कि नहीं तो ये हमारे को पता नहीं। दूसरी चीज ये कि देखिए, इस तरीके के मामलों में छुट्टी वाला दिन तो सबसे आसान दिन होता है ना ये कार्रवाई करने में, क्योंकि जनरली कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। गार्ड आपका आपने अपना गार्ड भी कम कर दिया होता है उस समय, तो इट इज इजी टू टारगेट अ पर्सन। तीसरी चीज ये है कि ये जो वाकयात हो रहे हैं, अब पाकिस्तान का तो वतीरा है कि वो जैसे ही कुछ होता है तो वो बोलते हैं जी हिंदुस्तान करवा रहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर हिंदुस्तान करवा रहा है मुझे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अभी तक कोई प्रमाण ऐसे मिले नहीं है कि उसमें हिंदुस्तान का किसी भी तरीके से हाथ है। तो मुद्दा ये है कि ये करवा कौन रहा है। अब उसके दो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इनकी जो गुट के अंदर की जो चपकलिश है और जो एक खींचातानी है, उसके कारण से इस टाइप की हरकतें हो रही हैं। दूसरा ये है कि कोई कुछ इनमें से ऐसे लोग थे जो शायद इन गुटों से अलग होना शुरू हो गए थे और वो कुछ अपना तामझाम कर रहे थे। तो शायद पाकिस्तानी जो स्टेट है, आईएसआई और जो इनकी और खुफिया एजेंसियां हैं, उन्होंने ये सोचा होगा कि यार ये तो एक दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं बात, तो उन्होंने इनको उड़ाना शुरू कर दिया। तीसरी चीज ये हो सकती है कि बहुत सारे ये जो हैं, जो सो कॉल्ड जिहादी हैं, ये हैं तो गुंडे बदमाश और इस तरीके की हरकतें करते हैं लोकल एरियाज में। तो वहां की कोई लोकल रंजिश भी हो सकती है जिसके तहत इनको मार दिया गया हो। तो देयर पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं। उसमें एक पॉसिबिलिटी ऑफ कोर्स ये भी है कि भाई भारत ये करवा रहा होगा, लेकिन जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि इसके अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिले। पाकिस्तानियों ने एक बड़ा भोंडा सा जो किया था, एक डोजियर अपना बनाया था, उसको वो दुनिया भर में लेके गए, जहां जहां लेके गए सबने वो फाड़ के रड्डी के टोकरे में डाल दिया था उसको। तो उसका मतलब कि वो कोई उसकी वेरासिटी नहीं थी, कोई उसका प्रमाणिकता नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन वो लगे हुए हैं। वो तो अब मैं कल वो देख रहा था, एक इनके जोकर से हैं, इनके सारे ही वैसे तो मिलिट्री के लोग जोकर टाइप के होते हैं। एक वो है शहजाद चौधरी, अपने आप को बड़ा इंटेलेक्चुअल समझते हैं। अब उन्होंने एक नया एक लेख लिखा है जिसमें वो भारत के अंदर जो अटैक्स हो रहे हैं उसको भी भारत के ऊपर ही वो ब्लेम कर देते हैं कि ये भारत ही करवा रहा था, ताकि वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सके। तो वो गंगा की हाईजैकिंग से शुरू हुए 1971 वाली, और फिर जो 1999 में जो हाईजैकिंग हुई एयर इंडिया के जहाज की, इंडियन एयरलाइंस के जहाज की, और वो काबुल लेके गया गया, उस पर भी उनका उनकी कोशिश ये है कि ये दिखाया जाए कि ये भारत ने करवाया। और फिर उस जाहिल आदमी से कोई ये पूछे कि अच्छा यार, अगर भारत ने करवाया है तो मसूद अजहर को आपने इतना हीरो क्यों बनवा दिया, पहले जरा ये बताइए। और फिर उन्होंने जो उसमें वक्तव्य दिए हैं, उन्होंने ये कहा ये इंटरनल फ्लाइट पे जहाज जा रहा था। उस अहमद को ये भी नहीं पता कि ये काठमांडू से उड़ा था जहाज। ठीक है ना। तो अब इस टाइप के लोग हैं, तो अब वो उनका एक वतीरा है कि भारत के ऊपर कुछ भी हो, वहां पर जलजला भी आ जाए तो वो भारत की गलती है, अगर वहां पर कोई तूफान आ जाए तो भारत ने करवाया है, अगर वहां पर कोई बाढ़ आ जाए तो वो भी भारत ने करवाई है। तो वो सभी कुछ भारत के हिस्से में डाल रहे हैं। अगर हम इतने ही हम हमारी जो एजेंसियां हैं वो इतनी वो खौफनाक होती, तो फिर पाकिस्तान की अभी तक तो हमने
कई बिखरे हिस्से कर दिए होते हैं उनके। तो मुझे चलते रहता है ये उनका अपनी कमियां छुपाने के लिए भारत के ऊपर निशाना साधना सबसे आसान काम है, फिर उसके बाद कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती इनको। सुशांत सर, अभी आपने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज गिनवाई। एक पॉसिबिलिटी थी जो जनरल ढिल्लन ने मुझे बताई थी, जनरल केजीएस ढिल्लन, जिन्हें दुनिया टाइनी ढिल्लन के नाम से जानती है। उन्होंने ये कहा था कि उन्हें ऐसा लगता है, और मैं इस पे आपके इंसाइट्स चाहती हूँ। उन्होंने एक और थ्योरी दी थी, उन्होंने ये कहा था कि आईएसआई के लिए ये सब डेडवुड है, तो आईएसआई अपने टाइम के हिसाब से इन्हें इनसे निजात पाती रहती है। तो उनका ये कहना था कि ये हो सकता है कि आईएसआई ये सब करा रही हो और जानबूझ के इंडिया को इसमें इम्प्लीकेट करने की कोशिश कर रही हो। आप उस थियरी को कितना, आप उस पे उसे कैसे देखते हैं? देखिए, थियरी को, किसी भी थियरी को आप सिरे से खारिज तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम आईएसआई का एक वो देखें, उनका कार्यशैली देखें, तो उसमें नजर ये आता है आदिति कि अगर उनके साथ कोई भी व्यक्ति उनके किसी भी एजेंडा में उसने कोई भी काम किया हो, उसको वो कभी भी त्यागते नहीं है, कभी भी वो मौत के घर उतारते नहीं है, या कभी भी बिल्कुल उसको, जैसे होता है ना कि बिल्कुल एक ऐसे बक्से में डाल दें जहां पर कोई उसकी पूछताछ ना हो, अनलेस अनलेस वो कुछ ऐसी कार्रवाई करनी शुरू कर दे जो पाकिस्तान की जो सरकार है या जो उसकी नीतियां हैं या जो डीप स्टेट की नीतियां हैं उसके खिलाफ हो। अब उसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अमानुल्लाह खान होते थे जेकेएलएफ के, जिनके बारे में कहा जाता था कि ये जो भारतीय एक राजदूत थे ब्रिटेन में, उनके कत्ल में मुलव्विस थे। अमानुल्लाह खान जब कश्मीर में उग्रवाद बढ़ा 1979, 1990, 91 के दौरान, उस समय वो जेकेएलएफ क्योंकि फोर फ्रंट पे था इस सारे कत्लो गारत में, तो अमानुल्लाह खान बहुत बड़े नेता थे पाकिस्तान में। और उसके चंद सालों के बाद पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि जेकेएलएफ की यूटिलिटी अब खत्म हो गई है, क्योंकि जेकेएलएफ वाले जो थे वो सारी बातें नहीं मान रहे थे पाकिस्तान की, और वो एक आजादी, कश्मीर की आजादी दोनों हिंदुस्तान से और पाकिस्तान से मांग के हक में थे। तो उन्होंने क्या किया कि अमानुल्लाह खान को टोटली जंग कर दिया, उसको रद्दी के टोकरी में डाल दिया। ऐसा डाला कि एक बारी जब मैं उनके दफ्तर में गया था तो एक रावलपिंडी की किसी अंदरूनी किसी गली में तीसरी या चौथी मंजिल पे एक 2 कमरे का उनका ऑफिस टाइप का था, बाहर एक थका हुआ सा पंखा चल रहा था, एक कुत्ता लेटा हुआ था वहां पर, वो भी स्ट्रीट डॉग टाइप, इस टाइप के मंजर था। चाय लेने के लिए भी बेचारे को खुद किसी को बोलना पड़ रहा था कि यार उठ के जाके कि मैं आपको कुछ चाय वाय तो पिलाऊं। जहां तक कि वो मुझे एक होटल में मिलने आए तो वहां पर भी मुझे पता था इसके इतने खस्ता हाल है कि मैंने ही अपने पैसे से चाय पिलाई उसको। तो एक तो ये वो होता है। दूसरा ये है, आप देखिए ना, दाऊद इब्राहिम या जितने भी एक खूंखार आतंकवादी हैं जिनकी अभी भी छोटी मोटी यूटिलिटी होगी, लेकिन उनको तमाम विश्व के प्रेशर के बावजूद उन्होंने बचा करके रखा है। इनको यूएन ने डेजिग्नेट कर दिया टेररिस्ट, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं सब लोग, लेकिन उसके बावजूद इनको बचा करके रखा हुआ है। तो इसलिए वो जो एक एक पैटर्न है उसके तहत मुझे लगता नहीं है कि इसलिए मारा होगा क्योंकि ये डेडवुड है। इसलिए शायद मारा जरूर हो कि जो ये काम कर रहे थे अब ये एक कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान की जो सरकार है या जो रियासत है उसके लिए मान्य नहीं है, और फिर इसलिए इनको रास्ते से हटाना बेहतर है बनस्बत इसके कि ये किसी और राह पे चल पड़े जो पाकिस्तान को लगता है कि उनके हक में नहीं है। सर, बलूचिस्तान की बात करते हैं, क्योंकि आपने अपने पहले कमेंट में कहा था कि अगर एजेंसीज इतनी इतनी ताकतवर इस वक्त होती तो अभी तक तो पाकिस्तान के कई टुकड़े कर दिए होते। बलूचिस्तान में जिस तरह से पूरी मूवमेंट, एक तरफ डॉक्टर महारंग बलोच के इर्द गिर्द सिविल राइट्स की मूवमेंट, दूसरी तरफ बीएलए और दूसरे फोर्सेस के इर्द गिर्द जो आर्म्ड रेजिस्टेंस है, आप से मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो लड़ाई इस वक्त चल रही है, सिविल राइट्स की मूवमेंट, हमने देखा है, आपने मेरे पहले शोज में भी ये बात कही है कि डॉक्टर महारंग बलोच जो है उनका बहुत इन्फ्लुएंस है, और हम उनकी अरेस्ट के बाद से देख भी रहे हैं। बलोच जो है वो कह रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में महिलाओं का बहुत सम्मान है। जिस तरह से समीदीन बलोच के बाल खींचे गए और दुपट्टा कहीं और उनको ड्रैग किया गया, तो काफी गुस्सा है। लेकिन अगर इसे बलूचिस्तान की स्ट्रगल में मैं कहूँ, ये जो आपने बीते 1 महीने में देखा है,
आप इसे क्या एक डिसाइसिव लड़ाई के तौर पर देख रहे हैं, या आपको लगता है कि ये एक वेव है जो एट सम पॉइंट इन टाइम सबसाइड करेगी? अदिति, ये वाली इस टाइप की जो मूवमेंट्स होती है ना, उसमें अक्सर ये होता है कि एक उतार चढ़ाव रहता है। देखिए, हम लोग अब पिछले 1 महीने में जो चीजें हुई हैं, वो इतनी चौंका देने वाली थी कि हम सब लोग अब बलूचिस्तान बलूचिस्तान कर रहे हैं। लेकिन हम्म। बलूचिस्तान की प्रॉब्लम पिछले 1 महीने में नहीं इरप्ट हुई। बलूचिस्तान की प्रॉब्लम जो है वो लगभग 70 साल 80 साल पुरानी प्रॉब्लम है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो लेटेस्ट मूवमेंट है, ये कम से कम नहीं तो 2001 के आसपास, मैं क्योंकि इसको देख रहा हूं, अक्सर लोग कहते हैं 2005-6 में उसने जरूर 2005-6 में तीव्रता पकड़ी, लेकिन इसकी जो शुरुआत थी ये 2001 के आसपास आपको नजर आता है, जब क्वेटा कैंटोनमेंट के ऊपर जो बलोच ये सरमाचार या जिनको आप कहें कि फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये जो क्वेटा के आसपास जो पहाड़ हैं वहां से रॉकेट दागते थे कंटोनमेंट के ऊपर, और इस तरीके के छापामार हमले करना शुरू कर दिया था, छोटे लेवल के, लेकिन वो कर रहे थे। अब ये धीरे धीरे करके फिर नवाब अकबर बुख्ती के बाद एक एक बहुत बड़ी एक वेव आई, फिर वो कम हुई क्योंकि इन्होंने कत्लेआम किया, पाकिस्तान की पंजाबियों ने, इन्होंने बहुत जाके वहां पर कत्लेआम किया। आज भी देखिए हजारों की तादाद में लोग बिल्कुल। ऐसे हैं जिनको उठा लिया गया है, यातनाएं दी गई हैं, उनका बेमाना कत्ल करके उनको सड़कों पे फेंक दिया गया, कईयों को तो पता ही नहीं है कि जिंदा है मर गए हैं। तो इस टाइप की हरकतें ये पंजाबियों ने की हैं वहां पर। तो अब जो जो अब हमको नजर आ रहा है वो ये है कि सडनली हमको ये दिखाई दे रहा है कि जो बलोच तंजीमें हैं, जो 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 फ्रीडम के लिए लड़ रही हैं, आजादी के लिए लड़ रही हैं, एक तो वो संगठित हो गई हैं, दूसरे उनके पास जिस तरीके की फायर पावर और ट्रेनिंग है वो हमने पहले उस लिहाज से नहीं देखी, जिस तरीके की कोऑर्डिनेशन है वो भी हमने पहले नहीं देखी। तो एक 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 ट्रैक पे तो ये सब कुछ चल रहा है, ये जो जिसको आप कहेंगे कि एक मिलिटेंट मूवमेंट जो है, दूसरे ट्रैक पे एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, और ये सब उन लोगों की मूवमेंट है जो पाकिस्तान की जो बर्बरता है, पाकिस्तान की फौज की या जो पंजाबियों की उनके ऊपर बर्बरता है, ये उसके खिलाफ जो एक मूवमेंट है, और जो बिल्कुल कानून के दायरे में रहते हुए एक मूवमेंट चल रही है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके भाइयों को, बेटों को, पति को, इस टाइप के लोगों को, पिताओं को उठा उठा के गायब कर दिया गया है या मार दिया गया है। तो ये उन लोगों के साथ साथ बाकी जो बलोच समाज है वो उनके साथ जुड़ना शुरू हो गया, और ऐसा जुड़ा कि एक तो जैसे आपने खुद कहा कि औरतें जो हैं वो अब लीडरशिप रोल में आ गई हैं, जो बलोच समाज में कभी पहले नहीं हुआ। दूसरी चीज जो कभी पहले नहीं हुई वो ये था कि एक ये कबायली निजाम है बलूचिस्तान में, कबीले हैं, कबीलों के सरदार हैं एक एक एरिया में, और अक्सर ये होता था वहां पर कि लोग अपनी कबीले की जो आइडेंटिटी है उसके तहत रहते थे, जो लार्जर एक नेशनल आइडेंटिटी है उसके तहत नहीं रहते थे। अब वो भी दीवारें टूट गई हैं, तो अब एक नेशनल मूवमेंट टाइप का स्वरूप बनते जा रहा है ये पॉलिटिकल मूवमेंट का। उसी तरीके से मिलिटेंट मूवमेंट का भी एक नेशनल वो बन रहा है, क्योंकि जैसे अगर आप देखें जो ब्रास ने एक डिक्लेरेशन की थी आज से चंद हफ्ते पहले, उनने ये कहा था कि ये 4 तंजीमें हैं, अब हम मिलके एक बलोच नेशनल आर्मी बना रहे हैं। नेशनल आर्मी। तो एक नेशनल आर्मी अगर आप बना रहे हैं और दूसरी तरफ एक बलोच नेशनल गैदरिंग आप करते हैं, जो जो राजनीति को आगे लेके चल रही है, तो आपको नजर आ रहा है कि ये 2 पैरेलल ट्रैक्स पे मूवमेंट चल रही है। पाकिस्तान का जो तरीका है इसको ऑपरेट करने का, इनके खिलाफ लड़ने का, वो ये है कि भाई अपने हथियार लेके आओ, जितने लोगों को मार सको मार दो, और अगर 15-20 हजार लोगों को मार दिया तो बात ठंडी हो जाएगी। अगर वो बात ठंडी होनी होती तो पिछले 70 साल में हो गई होती, क्योंकि आपने लोगों को तो हजारों की तादाद में मारा है, और बिल्कुल बिना किसी कानून के, बिना किसी संविधान के, बिना किसी ह्यूमन राइट्स के, किसी भी नॉर्म को फॉलो करते हुए नहीं, आपने बर्बरता से इनको मारा है। तो वो तो आपने मूवमेंट को क्वेल नहीं किया, तो वो मूवमेंट जो है वो एक ऐसे पड़ाव पे आ गई है जहां पर पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये सिर्फ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है और ये कुछ कबीलों में नहीं है,
और ये एक पूरे प्रांत में आग फैल गई है। और इसमें एक तरफ वो जो मिलिटेंट्स हैं वो हैं, और दूसरी तरफ जो पब्लिक है, जो आम लोग हैं, जो शायद पॉलिटिक्स में इस तरीके से इन्वॉल्व नहीं है, उनका पूरा का पूरा समर्थन इन लोगों के साथ है। तो बलूचिस्तान में आज कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान के हक में बात करने को तैयार नहीं। हाँ, वो ये जो टटपुंजिए हैं, सरफराज बुख्ती जैसे लोग, जिनको अपने घर वालों का वोट नहीं मिलेगा, तो इस टाइप के जो घटिया लोग हैं, जो खुद बलोचों के कत्लेआम में मुलव्विस हैं, इन लोगों को जरूर ये बोलते हैं, बलूचिस्तान के बात करते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। बलूचिस्तान में और कोई बात नहीं करता पाकिस्तान के आगे। तो एक तो ये फैक्टर आ गया है। तो अब हालात यहां तक आ गए हैं कि ये हालात बेहतर होते हुए तो नजर नहीं आ रहे, क्योंकि कोई राजनीतिक पहल नहीं होगी, इसके फौज का इस्तेमाल होगा, कत्लेआम होगा। लेकिन बलोचों के पास एक दो जो चीजें उनके हक में होनी शुरू हो गई हैं, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो रियासत है, सॉरी, वो काफी हद तक कमजोर हुई है। क्योंकि पाकिस्तान की फौज को अब सिर्फ बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा या सिंध में गाली नहीं पड़ती, अब पंजाब में गाली पड़ती है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में एक और इंसर्जेंसी चल रही है, वहां पर भी एक बहुत मेजर उथल पुथल चल रहा है। अच्छा, उसके ताने बाने भी अफगानिस्तान से जाकर जुड़ते हैं, ईरान के अंदर से भी कुछ ना कुछ आ रहा है इनकी तरफ, ठीक है। तो वो जो सारा समीकरण नया बनना शुरू हो रहा है, उससे नजर तो नहीं आता कि ये मामला जो है आराम से सुलटेगा। तो ये हालात और ज्यादा खराब होंगे। क्या अब बलोच इतनी ताकत पकड़ पाएंगे कि वो अपने आप को पाकिस्तान से अलहदा कर लें? इस समय कहना बड़ा मुश्किल है। और शायद अगर मेरे को पैसा लगाना हो तो इस समय ना मैं लगाऊं उस संभावना के ऊपर। लेकिन अगर पाकिस्तान की जो रियासत है वो और कमजोर होती है, उनकी जो सरकार तो बची नहीं है ना, वो तो टटपुंजिया टाइप के हैं, ये शहबाज शरीफ टाइप के, वो जहां पर उनको बोलते हैं कि भैया यहां पर ठप्पा लगा दो, वो वहां लगा देता है, उसकी कोई औकात नहीं है। अपने इलेक्शन ये हारे हुए हैं सारे के सारे, ये बिना इलेक्शन हारने के बाद इन्होंने सरकार बनाई है, क्योंकि इनको गलत तरीकों से इलेक्शन जितवाया गया। तो ये तो वो लोग हैं, ठीक है। तो एक सियासत वहां पर काम नहीं कर रही, दूसरा रियासत कमजोर है, जो आपकी अर्थव्यवस्था है वो भी चरमराई हुई है, थोड़ा बहुत संभाला जो आया है वो कोई ज्यादा देर टिकेगा नहीं। तो आपकी अर्थव्यवस्था भी बैठ रही है, ठप हो रही है। ऊपर से 2 इंसर्जेंसीज ऑलरेडी हैं और तीसरी होने को है सिंध के अंदर, और जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है वहां पर भी एक उबाल आया हुआ है। तो जब अगर तो 2 चीजें हो सकती है ना, या तो ये हो कि बलोच मूवमेंट जो है वो इतनी तगड़ी हो जाए कि वो पाकिस्तान को शिकस्त दे दे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पाकिस्तान इतना कमजोर हो जाए कि बलोच जो है वो उनके लिए एक रास्ता मिल जाए। तो ये दोनों संभावनाएं काफी रियल हैं। ये नहीं होगा कि अगले 1 महीने में कुछ होगा, अगले 6 महीने में कुछ होगा। ये लंबी जद्दोजहद इनको करनी पड़ेगी, ये इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन जब होगा तो फिर बहुत जल्दी होगा। सर, जैसे आपने भी कहा कि पाकिस्तान की जो रियासत है, सियासत तो खैर कभी थी नहीं, रियासत जो है वो वीक हो रही। इसमें हमें जनरल मुनीर का स्टेटमेंट भी याद है, उन्होंने कहा हम 8 स्टेट बनेंगे, और उसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ डॉक्टर महारंग बलोच को उठाया, सामिदीन बलोच, जो दूसरे बलोच एक्टिविस्ट थे, बड़ी संख्या में, आपने खुद ये कहा कि हजारों की संख्या में लोग इस वक्त हिरासत में हैं। ये मैं आपसे जानना और समझना चाह रही हूँ कि ये जो हार्ड स्टेट का नया बुखार चढ़ा है पाकिस्तानी स्टेट को, ये इस मूवमेंट में क्या और जिसे कहते हैं आग में घी डालने का काम वो नहीं करेगा क्या? और दूसरा, अभी आपने भी केपीके का जिक्र किया था, ये क्या माना जाए कि पश्तून और जो बलोच हैं उनके बीच भी एक कॉन्क्रीट अलायंस है जो इनके लिए और ज्यादा डिफिकल्ट होगा? देखिए, पश्तून जो वहां पर जो एक सियासी मूवमेंट चल रही है पश्तून एरियाज में, जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वाले या मंजूर पश्तीन और इस टाइप के जो लोग उस मूवमेंट को चला रहे हैं, उनकी बहुत सारी जो सिंपथीज हैं वो बलोचों के साथ है। तो एक तो वो फैक्टर जरूर है। दूसरी चीज ये है कि एक बात ये सुनने में आ रही है
कि कहीं ना कहीं जो टीटीपी के लोग हैं, जो पश्तून हैं मोस्टली या ऑलमोस्ट 100%, और जो बलोच अलहदगी पसंद हैं या जो बलोच आजादी पसंद हैं, उनके बीच में कोई ना कोई सांठगांठ है। अब ये एक बात हो रही है, इसका अभी तक हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। अब उसमें थोड़ी सी जो एक अटपटी सी बात वो ये है कि जो तालिबान है वो एक इस्लामी कट्टरपंथ तंजीम या एक आइडियोलॉजी के तहत चल रहे हैं, और उनका उद्देश्य ये है कि हम पाकिस्तान के ऊपर काबिज हो और पाकिस्तान को हम एक इस्लामी रियासत बनाएं जिस तरीके का इस्लाम हम समझते हैं कि होना चाहिए। और जो बलोच हैं वो एक राष्ट्रीय मूवमेंट है, ठीक है, वो एक इस्लामी मूवमेंट नहीं है। तो एक इनके बीच में एक क्लियर डिवाइड है, लेकिन क्योंकि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दुश्मन मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, उस फलसफे के तहत तो फिर ये होता है कि भाई अगर ठीक है, अगर बलोच भी उसी दुश्मन से लड़ रहे हैं जिससे हम लड़ रहे हैं, तो कुछ टैक्टिकल एडजस्टमेंट जरूर हो सकती हैं। अब वो टैक्टिकल एडजस्टमेंट्स का मतलब यह है कि अगर बलोच कोई ऐसी कार्रवाई करें पश्तून एरियाज में, तो वहां पर उनके ऊपर कोई हाथ नहीं डालेगा। कुछ ये भी हो सकता है कि कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज भी हो सकती है, कुछ थोड़ा बहुत एक दूसरे को सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मेजर इनके बीच में अलायंस बन गया हो, वो नजर नहीं आ रही। तो एक तो ये आपके सवाल का आंसर है। दूसरा है हार्ड स्टेट वाली बात। अब देखिए, पाकिस्तान के जर्नैल जो है ना, ये समझते हैं कि दुनिया के सबसे अक्लमंद ये हैं ये बेसिकली 10वीं 11वीं पास, ठीक है, उससे ज्यादा इनकी कोई ज्यादा एजुकेशन नहीं है, और इनको आप बात करते हुए देख लें तो आपको समझ आ जाता है कि यार इनकी कितनी अकल है, कितनी समझ है, लेकिन ये समझते हैं कि हम सब कुछ संभाल सकते हैं, हमको सब पता है। अब इनको ये लगता है कि हमने बोल दिया हार्ड स्टेट बनना चाहिए। अरे इस अहमक से पूछे ना कोई जर्नैल से कि यार हार्ड स्टेट का मतलब क्या होता है, जरा ये बता। हार्ड स्टेट का मतलब ये है कि औरतों और बच्चों के ऊपर तुम ड्रोन से बमबारी करो और दसियों लोगों को मार दो। हार्ड स्टेट का मतलब ये है कि आप हेलीकॉप्टर गनशिप्स के साथ जाओ और एक सिविलियन क्राउड के ऊपर गोलियां चलाओ और उनको उनका कत्लेआम कर दो, या आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पकड़ो क्योंकि वो बलोच है, तो उनको आप पकड़ करके अगवा करो और आप उनको कोल्ड ब्लड में उनका मर्डर कर दो। क्या ये होता है हार्ड स्टेट? ये तो आप दशकों से कर रहे हो, तो इससे कोई हार्ड स्टेट तो बना नहीं। अब पश्चिमी देशों में जहां पर ये हार्ड स्टेट का कॉन्सेप्ट आया था, वहां पर ये था कि भाई कानून की हुक्मरानी होगी। पाकिस्तान में है क्या कानून की हुक्मरानी? पहले तो यही बताए ना कोई, जो आसिम मुनीर है या जो पाकिस्तान की फौज जो करती है वो क्या कानून के तहत करती है कि कानून से ऊपर उठ करके करती है? और अगर जो कुछ वो कर रही है कानून से ऊपर उठ करके करती है, तो ये तो एक फेल्ड स्टेट की निशानी है, ये कोई हार्ड स्टेट की निशानी नहीं है। दूसरी चीज, क्या पाकिस्तान की जो फौज है वो सियासत में अमल दखल कर सकती है? क्या संविधान उसकी इजाजत देता है इनको? क्या जो ये खुद अपना, जब ये अफसर बनते हैं और जो ये एक ओथ लेते हैं, उसमें क्या इनको पॉलिटिक्स करने की इजाजत होती है? और ये करते हैं, यानी कि अपने ओथ का भी उल्लंघन करते हैं, संविधान का भी उल्लंघन करते हैं, कानून का भी उल्लंघन करते हैं। तो फिर उसके बाद आप बोलो कि जी मैं हार्ड स्टेट बनाऊंगा, क्योंकि हार्ड स्टेट में तो कानून की हुक्मरानी है। हार्ड स्टेट में तो ये है कि सब अपने दायरे में रहेंगे, कोई अपने दायरे से बाहर नहीं निकलेगा। हार्ड स्टेट में तो ये है कि सब जो हैं वो एक डिसिप्लिन तरीके से चलेंगे। क्या पाकिस्तान की फौज डिसिप्लिन तरीके से चलती है? जो इनकी बेगमात हैं, जिस तरीके का बर्ताव ये लोगों के साथ करती हैं सड़कों पे, उसके तो हमने वीडियोस देखे हुए हैं, आपने भी देखे होंगे शायद। तो ये क्या कानून की हुक्मरानी है क्या? जो इनके यंग ऑफिसर्स हैं, जहां के गुंडागर्दी जब करते हैं, वो क्या कानून की हुक्मरानी है? तो कौन से हार्ड स्टेट की बात कर रहे हैं? अगर हार्ड स्टेट से मतलब ये है कि कत्लेआम हम करेंगे, तो कर लो। उस आपने बांग्लादेश में भी किया था, आप इधर भी करके देख लो, आप करते ही आ रहे हो। आपने सैकड़ों की तादाद में लोगों को अगवा करके उनका कत्ल किया है, और उससे आग और भड़की है, आग कम नहीं हुई उससे। आपने अगर ये सोचा था कि इतने लोगों को हम मार देंगे और सब ठीक हो जाएगा, तो मार तो दिया आपने, लेकिन हालात तो और बिगड़े हैं। तो कौन से हार्ड स्टेट की बात कर रहे हैं? तो ये देखिए, इनके दिमाग है नहीं पाकिस्तानी फौजियों के, ठीक है, और ये बड़े
एक वो जो होती है ना लो लेवल कनिंग, जो, और उसको मेरे को हिंदी का मेरे को शब्द उसका नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत घटिया लेवल की जो एक होती है ना चालाकियां, ये उसमें उस्ताद है, उसमें ये बहुत बड़े उस्ताद हैं पाकिस्तानी फौजी। नीच। लेकिन नीच। उदारता नीति, हाँ बिल्कुल, मतलब आप इनके बारे में तो बिल्कुल ये इस शब्द का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन एक उदारता की नीति, एक ऐसी नीति जिसमें आप सब लोगों को अपने साथ लेकर के चलें, उनके जो इश्यूज हैं, उनकी जो ग्रीवांसेस हैं, जिस बात पे वो आपसे नाराज हैं, उसका आप निवारण करें, आप अपना हाथ हल्का रखें लोगों के ऊपर, आप सियासत में अमल दखल ना करें, आप लोगों को अपने नुमाइंदे खुद चुनने दें, आप इलेक्शन के रिजल्ट मत बदलें। हार्ड स्टेट में क्या इलेक्शन के रिजल्ट बदले जाते हैं क्या रातों रात? जो बंदा जीत रहा हो उसको हरवा देते हो, जो हार रहा हो उसको जितवा देते हो और उसकी सरकार बनवा देते हो, ये होता है हार्ड स्टेट। तो ये तो आप करते आए हैं ना। अगर ये आपकी परिभाषा है हार्ड स्टेट की, और अगर आपकी परिभाषा वही है जो ट्रेडिशनल परिभाषा है हार्ड स्टेट की, तो फिर आप निकले ना बाहर, आप निकले, आप जो कुछ हरकतें कर रहे हैं वो बंद करें। वो ये करेंगे नहीं क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इजारादारी है इनकी। तो ये हार्ड स्टेट की ये असलियत है। इनफैक्ट इन्होंने जो सिक्योरिटी पे मीटिंग की थी, जो कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें बलूचिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको कंसीडर ही नहीं किया गया था। मुझे याद है बहुत सारे बलूच एक्टिविस्ट आए, उन्होंने इस बात को कहा कि सुलझाना तो चाहते ही नहीं है, इन्होंने हमारे नुमाइंदों को जगह नहीं दी है, ये हमसे बात भी नहीं करना चाहते हैं। एक बात जो मुझे बार बार सुनने को मिली है सुशांत सर, क्योंकि मैंने बलोच एक्टिविस्ट से बात किया, वो ये कहते हैं कि जब जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान हर गली मोहल्ले में, नाके पे, चौक पे चिल्लाता रहता है, तो भारत बलूचिस्तान के लिए क्यों नहीं कर सकता? ये सवाल उन्होंने मुझसे बार-बार पूछा है। आप क्या कहेंगे इस सवाल के जवाब में कि इंडियन गवर्नमेंट क्या इस पर और प्रोएक्टिव हो सकती है? इसे क्या कोई और तरीका भी हो सकता है जिसके माध्यम से इसे कहीं मंचों पे उठाया जाए? हालाँकि कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा मेरी समझ से परे है, क्योंकि जो जितनी भी इंटरनेशनल वॉइसेज़ हैं, डॉक्टर मारंग बलोच के लिए एक वो जो कहते हैं कि खाना पूर्ति वाली आवाज़ उठाना, तो यूएन ने एक एक स्टेटमेंट देके छोड़ दिया। कुछ और बॉडीज हैं जिन्होंने स्टेटमेंट देके छोड़ दिया, कितना वो इफेक्टिव होगा? लेकिन स्टिल जो बलोच एक्टिविस्ट पूछते हैं वो ये कहते हैं कि भारत हमारी आवाज क्यों नहीं उठाता? नहीं, मैं तो मानता हूं कि उठानी चाहिए, और इस करके नहीं क्योंकि वहां पर हम कोई हस्तक्षेप कर रहे हैं, इस करके नहीं, हमको इसलिए उठानी चाहिए क्योंकि अगर हम बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर दमन हो रहा है या उनका कत्लेआम होता है बांग्लादेश में, तो हम अगर उसके ऊपर आवाज उठा सकते हैं, तो पाकिस्तान में अगर बलोचों के ऊपर कत्लेआम हो रहा है तो उसके ऊपर हम क्यों नहीं आवाज उठा सकते? देखिए, यूएन के अंदर किसी का आवाज उठाना, एक बारी जो ये जो घूम रहे होते हैं एक्टिविस्ट टाइप, ये आवाजें उठा लें, बट वो सस्टेन तरीके से नहीं उठाते। लेकिन अगर सब लोग ये मानते हैं कि भाई ह्यूमन राइट्स जो हैं वो यूनिवर्सल हैं, सारी दुनिया के लिए सेम ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, स्टैंडर्ड्स वही होने चाहिए, तो फिर पाकिस्तान भी इस दुनिया में ही रहता है ना। अभी ये मार्स पे तो नहीं चले गए पाकिस्तानी उठ के हैं, तो इस दुनिया में ही ना, और इस दुनिया का जो कानून है उसी के तहत रहते हैं ना। तो और हमको इसलिए भी नहीं उठाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर बकवास करते हैं, तो और वो बकवास ही करते हैं क्योंकि उनको खुद तो पता नहीं है कि कश्मीर के अंदर हालात क्या है। ठीक है ना भाई, श्रीनगर जो है वो इस्लामाबाद से ज्यादा उसमें रौनक है, तो फिजूल की ये बात करते हैं पाकिस्तानी। बट एनीवेज, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट डिबेट। तो बट बलोचिस्तान इशू, देखिए, तो मेरा मानना ये है कि जरूर मानवता के तहत इस मुद्दे को उठाना चाहिए, शायद उस तरीके से नहीं जिस तरीके से मोदी जी ने आज से कुछ साल पहले उठाया था कि भाई मुझे वहां से मैसेजेस आ रहे हैं। उन्होंने मात्र इतना बोला था और उसके ऊपर पाकिस्तान में आग लग गई थी। मेरे ख्याल उससे ज्यादा बढ़ करके भारत को ये बोलना चाहिए कि यार ये दुनिया भर में आप दुनिया भर को नसीहत देते हैं, ये यूरोपियंस और अमरीकी और जितने गोरे हैं, तो ये क्या चक्कर है कि पाकिस्तान में जब इस तरीके का कत्लेआम हो रहा है आपके मुंह में दही जम गया है, आप क्यों नहीं बोलते यहाँ पर? तो भारत को ये मुद्दा तो जरूर उठाना चाहिए। और जैसे मैंने आपसे पहले कहा, इसलिए नहीं क्योंकि हम हस्तक्षेप करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि हम पाकिस्तान को, जैसे पाकिस्तान करता है हमारे साथ, हम पाकिस्तान को उंगली करना चाहते हैं, नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि ये एक्चुअली एक मुद्दा है। ये एक ऐसे लोग हैं जिनको 80 साल से जिनके ऊपर खौफनाक दमन हो रहा है,
तो भारत को एक अपनी आवाज जरूर उठानी चाहिए इनके हक में, और जहां जहां पर इनको फैसिलिटेट किया जा सकता है ताकि ये अपनी आवाज उन बहरे गोरों को सुना सकें, तो भारत को जरूर इनकी मदद करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? उसका मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तान के अंदर कोई हस्तक्षेप कर रहे हैं, लेकिन ये भी पाकिस्तान को अधिकार नहीं है अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत कि वो अपने लोगों के ऊपर इस तरीके का कत्लेआम करे जिस तरीके का वो कर रहे हैं। जिस तरीके के जो अगवा करके लोगों को बिना कानून के कत्ल कर दिया जाता है, या सालों साल उनको आप अपने कैद खानों में रखते हैं और उनको आप टॉर्चर करते हैं और तमाम पता नहीं क्या क्या करते हैं आप उनके साथ, इसके ऊपर क्या ये एक मुद्दा नहीं होना चाहिए विश्व पटल पे कि यार इस मुद्दे को उठाना चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए, इसमें सब लोगों को पाकिस्तान की सरकार का हाथ रोकना चाहिए, पाकिस्तान को ये बोलना चाहिए कि भाई आप इन लोगों के साथ जिस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं ये अमानवीय है, और इसके ऊपर आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो सकती है अगर आप इसको रोकेंगे नहीं। आप इनके साथ बातचीत करें, आप इनके साथ अपने संविधान के तहत आप इनके साथ बातचीत करके इस मामले को सुलटाएं, इनको अपने मुख्य धारा में लेकर के आए, इनके ऊपर जो आपने दमन किया हुआ है इसको रोकें। इसमें क्या कबाहत है कि भारत ना ये बात उठाए? तो मैं तो इसके पक्ष में हूं। लेकिन वही है ना सर, पाकिस्तान खालिस्तान की बात करता है, पाकिस्तान दुनिया पूरी जो है वो राफा की बात करती है, गाजा की बात करती है। सारे बलोच एक्टिविस्ट आगे यही पूछते हैं कि जिस दुनिया को इतनी चिंता है, क्या हम मुसलमान नहीं है? हम तो अपने एक हिस्टोरिक बैटल लड़ रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आपने जो इंसाइट्स दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई थोरली एंजॉयड दिस कॉन्वर्सेशन, और आपके इंसाइट्स के लिए, टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार, धन्यवाद।